अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं बताता हूँ जी, मुश्ताक वजाहत करते हुए बोला। बात यह है जी कि माजिद का ताल्लुक चक 42 चरकी से है। वो इधर ज़ेबाइश टेक्सटाइल मिल्स में काम करता है और हमने ये कमरा माजिद को किराए पर रिहाइश के लिए दे रखा है। ओह, मैं गहरी सांस लेकर रह गया। तो इस वक्त माजिद फैक्ट्री गया होगा? मैंने बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए कहा। इसीलिए ये कमरा बंद है। नहीं जी, माजिद तो अपने पिंड गया हुआ है, खालदा ने बताया। माजिद कब चक 42 चरकी गया है? मैंने पूछा। मुश्ताक ने बताया कि वो 2 दिन पहले अपने घर गया है, यानी 21 तारीख को। मैंने सवालिया नज़र से इसकी तरफ देखा। जी, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। आज 23 तारीख है। वो 2 दिन पहले दोपहर में फैक्ट्री से छुट्टी करके आ गया था और उसने बताया था कि गांव में उसका बच्चा बीमार है, इसलिए इसे मामूल से हटकर गांव चक 42 चरकी जाना पड़ गया है। ओह, तो माजिद शादीशुदा है? जी, इसका 3.5 साल का एक बेटा भी है, तारिक, मुश्ताक ने बताया। माजिद की शादी को 5 साल हो गए हैं। इसकी बीवी का नाम सुग्गी है। क्या आप दोनों में से कोई कभी माजिद की बीवी या बेटे से मिला है? मैंने पूछा। नहीं जी, खालदा ने नफी में गर्दन हिला दी। मुश्ताक ने कहा कि अपने बीवी बच्चे के बारे में ये सारी बातें हमें माजिद ने ही बताई हैं, वरना हम कभी चक 42 चरकी गए हैं और ना ही माजिद के घर से कभी कोई जमनाबाद आया है। माजिद एक भला मानस इंसान है। इसने आज तक हमें किसी शिकायत का मौका नहीं दिया। वो बगैर मांगे हर माह की 7 तारीख को हमें किराया दे देता है। इसके रवैये और इखलाक को देखते हुए हमने इसकी हर बात पर यकीन कर लिया है। माजिद कितने अरसे से तुम्हारा किराएदार है? मैंने पूछा। 1 साल से ज़्यादा ही हो गया है। वो हर माह की 7 तारीख ही को किराया क्यों अदा करता है? मैंने पूछा। इसका कोई ख़ास सबब? इसकी वजह यह है कि फैक्ट्री से इसे हर माह की 7 तारीख को ही तनख्वाह मिलती है। क्या माजिद लिखना पढ़ना जानता है? मैंने एक अहम सवाल किया। जी, मुश्ताक ने सर को असबाती जुम्बिश दी। इसने मुझे यही बताया कि वो 8 जमातें पास है। ठीक हो गया, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। फिर पूछा। मुश्ताक, थोड़ी देर पहले तुमने मुझे बताया है कि 21 फरवरी की दोपहर माजिद को मामूल से हटकर अपने गांव जाना पड़ा। मैं जानना चाहता हूं कि इसका मामूल क्या है। माजिद की फैक्ट्री में इतवार को हफ्तेवार तातील होती है, वो वजाहत करते हुए बोला। हर माह की 7 तारीख के बाद जो भी हफ्ते का दिन आता है, इसी रोज़ माजिद 2 दिन हफ्ता और इतवार के लिए अपने घर वालों से मिलने चक 42 चरकी चला जाता है। फिर इसकी वापसी सोमवार की सुबह ही होती है। फैक्ट्री वालों ने इसे हर माह तनख्वाह हफ्ते के 1 दिन की छुट्टी करने की सहूलत दे रखी है। वो सांस संवार करने के लिए रुका, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला। 2 दिन पहले यानी 21 फरवरी को सोमवार का दिन था और आज बुधवार है। फिर 7 तारीख भी अभी काफ़ी दूर है, इसीलिए मैंने कहा कि वो इस बार खिलाफ मामूल अपने गांव गया है। मौजा जमनाबाद से चक 42 चरकी कमोबेश 15 मील दूर था। ये इतना फासला था कि कोई फैक्ट्री वर्कर रोज़ाना अपने घर से काम पर आ जा नहीं सकता था। इसी वजह से माजिद ज़ेबाइश टेक्सटाइल मिल्स के अक़ब में वाक़े जमनाबाद में मुश्ताक के घर के एक कमरे में किराएदार की हैसियत से आबाद हो गया था और महीने में 1 चक्कर वो अपने घर का लगा आता था। मुश्ताक, मैंने गुमशुदा पीनो के बाप को मुखातिब करते हुए पूछा। माजिद टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम क्या करता है? वो ताना मास्टर है जनाब, उसने जवाब दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम के मुख्तलिफ शोबे होते हैं, जिनमें नलकियाँ भरना, तानियाँ बनाना, खड्डी पर कपड़ा बुनना, कपड़े पर प्रिंटिंग करना वगैरह वगैरह बुनियादी शोबाजात शुमार किए जाते हैं। माजिद ज़ेबाइश टेक्सटाइल मिल्स में ताना मास्टर की हैसियत से काम कर रहा था, जिसका मतलब ये था कि वो ताना मशीन पर तानियाँ बनाया करता था। तानी खड्डी पर चढ़ती है तो इसके बाद ही कपड़े की बुनाई का अमल शुरू होता है। मैंने मुश्ताक और खालदा के चेहरे पर निगाह जमाकर कुरेदने वाले अंदाज में सवाल किया। क्या माजिद का पीनो से मिलना जुलना था? जी, हम तीनों से ही उसका मिलना जुलना है, मुश्ताक ने इस बात में जवाब दिया। खालदा ने कहा कि ये ठीक है कि माजिद हमारा किराएदार है, लेकिन वो घर के एक फ़र्द की तरह यहाँ रहता है। अक्सर हम उसे खाने पीने की चीज़ें भी देते रहते हैं और ये सामान्य खुर्दोनोश पीनो इसे पहुँचाया करती थी।
میں نے معنی خیز نظر سے خالدہ کی طرف دیکھا، ہے نا؟ کبھی پینو اور کبھی میں، وہ بڑی سادگی سے بولی۔ ماجد نے کب تک واپس آنے کو کہا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ 1-2 دن میں لوٹ آؤں گا، مشتاق نے بتایا۔ مگر 2 دن تو گزر گئے اور وہ آیا نہیں، میں نے کہا۔ اللہ خیر کرے، خالدہ تشویش بھرے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک ہو۔ آمین، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم دونوں کے تعاون کا بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بہت جلد پینو کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ یہ آپ کا ہم دونوں پر عظیم احسان ہوگا تھانے دار جی، خالدہ کا تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ لوگوں کو پینو کے بارے میں کوئی بھی نئی بات پتہ چلے تو سیدھے تھانے آ کر مجھے بتانا ہے، میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔ مشتاق جلدی سے سر کو اس بات میں حرکت دیتے ہوئے فرما برداری سے بولا، جی ضرور۔ میں مشتاق کے گھر سے باہر نکل آیا۔ کوچوان علی محمد اور کانسٹیبل جنید خان ٹانگے میں موجود تھے۔ میں بھی ٹانگے پر سوار ہو چکا تو کوچوان نے پوچھا کہ ملک صاحب واپس تھانے ہی جانا ہے نا؟ تم ٹانگے کو چمن سے نکال کر GT روڈ پر پہنچو، پھر بتاتا ہوں، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا جی، کہتے ہوئے علی محمد نے ٹانگے کو آگے بڑھا دیا۔ جو آپ کا حکم ملک صاحب۔ ہمارا ٹانگا جب چمن کے مین بازار سے گزرا تو اعجاز عرف جاجو لپک کر ہمارے سامنے آ گیا، پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے ٹانگا روکنے کے لیے کہا۔ کوچوان نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے ملک صاحب؟ ٹانگا روک دو، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اس عاشق نامراد کی بھی سن لیتے ہیں۔ ٹانگے کو رکتا دیکھ کر جاجو واپس اپنے ٹھیلے کی طرف گیا اور وہاں سے 2 بھرے ہوئے خاکی تھیلے اٹھا لایا اور انہیں میری جانب بڑھاتے ہوئے بڑی چاہت سے بولا، یہ گرما گرم پکوڑے اور سموسے میں نے خاص طور پر آپ کے لیے تیار کیے ہیں، ساتھ ہی اناردانی کی چٹنی بھی ہے، آپ کھائیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ اس خیال سے کہ اس کی دل شکنی نہ ہو، میں نے اس کے ہاتھ سے وہ بھرے ہوئے دونوں تھیلے لے لیے۔ ایک خاکی تھیلے میں کوئی درجن بھر تازہ و تازہ سموسے تھے اور دوسرے تھیلے میں آدھا سیر کے قریب گرما گرم پکوڑے تھے۔ دونوں تھیلوں کے اندر سے بڑی اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں نے گھور کر جاجو کی طرف دیکھا، پھر بغرض تفریح ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا، ایک پولیس آفیسر کو رشوت پیش کر رہے ہو؟ نہیں جی، وہ ایک دم بوکھلا گیا۔ مائی باپ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہارے یہ پکوڑے اور سموسے معیار کی چیکنگ کے لیے لے جا رہا ہوں، میں نے تفریح کے عمل کو دراز کرتے ہوئے کہا، لیکن یاد رکھو میں اس کے بدلے اپنے پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں لاؤں گا۔ میرا ایک بندہ سیدھا گکھڑ منڈی جائے گا اور شام سے پہلے وہاں کی رپورٹ لا کر مجھے دے گا۔ اگر تمہارا بیان کسی بھی مرحلے پر غلط ثابت ہوا تو الٹا لٹکا کر تمہاری چمڑی ادھیڑ ڈالوں گا۔ میں تھانے دار ہوں، ذرا وکھری ٹائپ کا۔ پرواہ نہیں ہے سرکار، وہ بے نیازی بھرے اعتماد سے بولا۔ آپ جس طرح چاہیں اپنی تسلی کریں، اگر میں نے آپ سے کوئی جھوٹ بولا ہو تو آپ میری چمڑی ادھیڑیں یا مجھے جان سے مار ڈالیں، میں اف تک نہیں کروں گا۔ جاجو کے ٹھوس اور پر اعتماد جواب نے ایک بات تو پایۂ ثبوت تک پہنچا دی کہ مجھے اس کے بیان کی تصدیق کے لیے کسی کو گکھڑ منڈی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے مشاہدے اور تجربے اور وجدان کی روشنی میں جاجو پینو کی گمشدگی میں ملوث نظر نہیں آتا تھا۔ GT روڈ پر پہنچ کر میں نے ٹانگے کو زیبائش ٹیکسٹائل ملز کی جانب مڑوا لیا اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ ان گرما گرم سموسوں اور پکوڑوں سے دل کھول کر انصاف کریں، میں تھوڑی دیر بعد فیکٹری کے اندر گزار کر آتا ہوں۔ ان دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ میری مشتاق اور خالدہ سے کس نوعیت کی گفتگو ہوئی تھی، لہٰذا وہ ماجد نامی کسی تانا ماسٹر کی اسٹوری سے واقف نہیں تھے۔ کانسٹیبل جنید خان نے سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھا اور بولا، اور آپ؟ بتایا تو ہے مجھے، زیبائش ملز میں ایک چھوٹا سا کام ہے، آپ یہ نہیں کھائیں گے؟ اس نے خاکی تھیلوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اگر یہ ٹھنڈے ہو گئے تو ان کا مزہ باقی نہیں رہے گا۔ فی الحال سموسوں اور پکوڑوں سے لطف اندوز ہونے سے کہیں زیادہ اہم کام میرے سامنے ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں پہلے وہ کام نپٹا لوں، اس کے بعد پیٹ پوجا کے بارے میں بھی سوچ لوں گا۔ میرے حتمی انداز کے بعد جنید خان نے مزید کوئی بات نہیں کی۔ میں ٹانگے سے اترا اور ٹہلنے والے انداز میں چلتے ہوئے زیبائش ملز کے گیٹ کی سمت بڑھ گیا۔ فیکٹری کا مالک بابو شفیق اس وقت آفس میں موجود نہیں تھا۔ میں سیدھا جا کر منشی سے ملا۔ کسی بھی کارخانے میں منشی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، آپ اسے جدید دور کا جنرل مینیجر سمجھ لیں۔ مالک کے بعد وہ سب سے زیادہ اہم تصور کیا جاتا ہے اور زیبائش ملز کے منشی کا نام
अब्दुल जब्बार था। अब्दुल जब्बार एक अधेड़ उम्र, दुबला पतला और संजीदा मिजाज, खुश इखलाक शख्स था। मुंशी ने मेरा पुरतबाक इस्तकबाल किया और मेरे ना करने के बावजूद भी उसने मेरी खातिर तवाज़ो के लिए चाय और केक मंगवा लिए। रस्मी अलग सलग के बाद उसने मुझसे पूछा, फरमाए मलिक साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं आपकी फैक्ट्री के एक वर्कर माजिद के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। मैंने चाय और केक से इंसाफ करते हुए मोतदिल अंदाज में कहा, मेरे ख्याल में इस सिलसिले में आपसे ज़्यादा मुफीद और कोई साबित नहीं हो सकता। जी ज़रूर, आप हुक्म करें। वो मतानत भरे लहजे में बोला, मैं आपकी हर नौयत की मदद करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे। लम्हाती तवक्को करके उसने पुरतशवीश नज़र से मुझे देखा और बोला, बस आप मुझे ये बता दें कि सब खैरियत तो है ना मलिक साहब? अभी तक तो खैरियत ही है जब्बार साहब, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। दुआ करें कि आगे भी खैरियत ही रहे। असल में किसी पुलिस ऑफिसर का चल कर आना और हमारी फैक्ट्री के एक मुलाजिम के हवाले से छानबीन करना जहन में हज़ारों किस्म के खदशात को जन्म देता है। अब मेरी बात समझ तो रहे हैं ना? 100% समझ रहा हूँ जब्बार साहब, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। फिक्र न करें, अगर माजिद किसी मामले में मुलव्विस नहीं तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन पता तो चले कि आखिर मामला क्या है? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला, अभी तक तो आपने कुछ बताया ही नहीं कि आप माजिद के बारे में किस तरह की तफ्तीश करने आए हैं। बताता हूँ, मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, लेकिन याद रखो, लेकिन जो भी बताना है वो सच बताना है। आइंदा 10 मिनट में मैंने मुंशी अब्दुल जब्बार को हकीकत हाल से पूरी तरह आगाह कर दिया। उसने पूरी तवज्जो और फिक्रमंदी से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर माजिद के बारे में जो कुछ बताया वो सब वही था जो मुश्ताक और खालदा की ज़बानी मुझ तक पहुँच चुका था। यानी सब ठीक है, माजिद एक अजीम इंसान है, उसके किरदार पर शक नहीं किया जा सकता, वगैरह वगैरह। अब तुरुप का पत्ता फेंकने का वक्त आ गया था। मैंने मुंशी अब्दुल जब्बार के चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा, जब्बार साहब, क्या आपने फैक्ट्री के अंदर मुलाजमीन के लिए कोई हाजिरी रजिस्टर भी रखा हुआ है जिस पर हर वर्कर रोज़ाना अपने दस्तखत करता हो? नहीं मलिक साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, ऐसा कोई निज़ाम हमारी फैक्ट्री में मौजूद नहीं है। अलबत्ता हर माह की 7 तारीख को जब तनख्वाह दी जाती है तो मैं एक रजिस्टर पर इसका बाकायदा इंदराज करता हूँ। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि बाज़ मुलाजमीन ने एडवांस लिया हुआ होता है जो हर माह अपनी तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा कटवाते रहते हैं, लिहाजा इनका हिसाब देखना पड़ता है और रखना पड़ता है। यह तो बहुत अच्छी बात है, मैंने तारीफी अंदाज में कहा और फिर पूछा, क्या माजिद ने भी कभी एडवांस रकम ली है? नहीं जनाब, इसका रिकॉर्ड साफ है, मुंशी ने बताया। अभी आपने जिस सैलरी रजिस्टर का जिक्र किया मैं इसे देखना चाहता हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। कोई एतराज़ नहीं मलिक साहब, वो बोला, मैं अभी आपको वो रजिस्टर दिखाता हूँ। फिर इसने मेरी फरमाइश पूरी कर दी। मैं तनकीदी नज़र से इस सैलरी रजिस्टर का जायज़ा लेने लगा। इक्का दुक्का को छोड़कर बाकी तमाम वर्कर्स ने तनख्वाह वसूल करते हुए रजिस्टर पर अपने अंगूठे का निशान जब्त किया हुआ था। जिन इक्का दुक्का अफराद ने दस्तखत किए हुए थे इनमें माजिद भी शामिल था। मैंने माजिद के दस्तखत का बगौर मुआयना किया, लेकिन दस्तखत को देखकर ये अंदाज़ा कायम करना आसान नहीं था कि वो यकसतरी तहरीर भी माजिद की लिखी हुई थी। मैंने सैलरी रजिस्टर को बंद करते हुए मुंशी से इस्तफसार किया, जब्बार साहब, क्या आपके पास माजिद की तहरीर का कोई नमूना है? एक लम्हा सोचने के बाद उसने असबात में जवाब दिया, जी है। मैं सीधा होकर बैठ गया और इज़्तिरारी लहजे में कहा, मैं वो नमूना देखना चाहता हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ, इसने शाइस्तगी से कहा। फिर वो अपनी कुर्सी से उठकर एक अलमारी की जानिब बढ़ गया। ज़ेबाइश टेक्सटाइल मिल्स के ऑफिस में मुंशी अब्दुल जब्बार की मेज़ की एक जानिब दीवार के साथ एक चौबी अलमारी रखी हुई थी जो यकीनन इस फैक्ट्री के लिए रिकॉर्ड रूम की हैसियत रखती होगी। मुंशी चंद मिनट तक इस अलमारी के अंदर कुछ तलाश करता रहा, फिर एक कागज़ के साथ वापस लौटा और इस कागज़ को मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोला, हमारे पास माजिद की ये वाहिद तहरीर है जो एक यादगार की हैसियत रखती है, जिसका अपना एक ख़ास पस मंज़र है। मैंने मुंशी के हाथ से वो कागज़ ले लिया। मज़कूरा कागज़ की तहरीर से पता चला कि वो एक तनख्वाह में इजाफे की दरख्वास्त थी। मैंने अपनी जेब में से वो यकसतरी तहरीर निकाल ली,
जो गुमशुदा पीनो के जस्ती संदूक में से मुझे मिली थी। फिर मैं बारीक बीनी से इन दोनों तहरीर का मुवाजना करने लगा। इस दौरान में मुंशी अब्दुल जब्बार की आवाज़ भी मुसलसल मेरी समाअत तक रसाई हासिल कर रही थी। फैक्ट्री मुलाजमीन का कोई भी छोटा बड़ा मसला होता है तो वो बराह रास्त मुझसे बात करते हैं। वो अपनी ही धुन में बोलता चला जा रहा था। अगर किसी को तनख्वाह बढ़वाना हो तो वो भी मुझी से दरख्वास्त करता है। मैं फैक्ट्री वर्कर्स के मसाइल को बाबूजी शफीक साहब के सामने रखता हूँ, क्योंकि वो फैक्ट्री के मालिक हैं। किसी भी मामले का फाइनल फैसला इन्हीं को करना होता है। लेकिन इस बंदे माजिद ने तो फैक्ट्री की एक नई तारीख लिख डाली थी। इन दिनों माजिद की माहवार तनख्वाह 40 रुपये हुआ करती थी। माजिद ने बाबू शफीक के नाम एक दरख्वास्त लिखी, जिसमें उसने नहायत ही शाइस्ता अल्फाज में कहा कि इसकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए, और फिर उसने ये दरख्वास्त बराह रास्त बाबू शफीक को दे दी थी। वो अपनी सांस संभाल करने के लिए थमा, फिर बात को मुकम्मल करते हुए बोला। बाबूजी को माजिद का ये अंदाज बहुत भाया और उन्होंने उसकी तनख्वाह में 10 रुपये का इजाफा कर दिया। इसके साथ ही मुझे हिदायत की कि मैं इस दरख्वास्त को किसी फाइल में महफूज कर लूँ। इसीलिए थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि ये तहरीर एक यादगार की हैसियत रखती है और इसका अपना एक ख़ास पस मंज़र है। और अब माजिद की ये तहरीर आपके हाथ में है मलिक साहब। मैंने सैलरी रजिस्टर में माजिद के नाम के सामने 50 रुपये लिखा देखा था। अब ये राज खुला कि वो रकम 40 रुपये से 50 रुपये में कैसे बदली थी। 50 रुपये माहाना तनख्वाह का सुनकर आपको शदीद हैरत हो रही होगी, और आप में से बाज़ ये भी सोच रहे होंगे कि मलिक साहब पता नहीं किस दुनिया की बातें करते हैं। लेकिन सच ये है कि मैं इसी दुनिया के गुजरे हुए ज़माने का जिक्र कर रहा हूँ, और मेरा ये दावा है कि इस ज़माने में एक फैक्ट्री मजदूर की तनख्वाह आज के मजदूर की माहाना आमदनी से कम 3 गुना ज़्यादा हुआ करती थी। ज़्यादा हैरान न हो, मैं इसका सबूत भी फराहम कर देता हूँ। जिस दौर में एक फैक्ट्री वर्कर की औसत तनख्वाह 50 रुपये माहवार हुआ करती थी, तब सोना 60 रुपये तोला मिल जाया करता था, और 10 से 15 रुपये में एक मुतवस्सित खानदान का महीने भर का राशन खरीदा जा सकता था। आज सोने के फी तोला भाव को जहन में रखकर खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि मैंने क्या गलत कहा है और क्या दुरुस्त। मलिक साहब, आप तो माजिद की दरख्वास्त के अंदर खुब कर ही रह गए हैं। मुंशी अब्दुल जब्बार ने अपनी बातें रोककर मुझसे कहा। लगता है कि आप इसके अंदर से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं, बहुत कुछ जब्बार साहब, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। फिर माजिद की दरख्वास्त और पीनों के संदूक से मिलने वाले पर्चे को मुंशी की जानिब बढ़ाते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, लेकिन आप भी मेरी बरामदात को मुलाहिजा कर लें। उसने मेरे हाथ से दोनों कागजात ले लिए, फिर बगौर इनका तकाबुली जायज़ा लेने लगा। मैं जिस नतीजे पर पहुंचा था, इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश ढूंढी नहीं जा सकती थी। चंद लम्हात के बाद मुंशी जब्बार ने भी मेरे बरामद करदा नतीजे की तौसीक कर दी। उसकी हैरत में डूबी हुई आवाज़ मेरी समाज से टकराई। मलिक साहब, ये दोनों तहरीरें तो बिल्कुल एक जैसी हैं। यानी आप मानते हैं कि ये एक लाइन मैंने पीनों के संदूक से हासिल होने वाले पर्चे की यकसतरी तहरीर पर उंगली रखते हुए पूछा। ये लाइन भी माजिद ही के हाथ से लिखी गई है। जी बिल्कुल, वो बड़े एतमाद से बोला। दोनों तहरीरों में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। तो फिर आप ये भी तस्लीम कर लें कि माजिद अपने बेटे की बीमारी का बहाना करके आपसे पूरे महीने की तनख्वाह ले गया है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। आप इसे जितना सीधा समझ रहे हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब सारा मामला वाज़ेह हो गया है। मुश्ताक और खालिदा की बेटी परवीन और पीनो माजिद के साथ ही घर से भागी है। मलिक साहब, मुंशी जब्बार सोचती हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोला, आपको ये पर्चा कहाँ से मिला है? पीनो के कपड़े रखने वाले संदूक में से, मैंने जवाब दिया, और वो संदूक भी कपड़ों के वजूद से एकदम खाली पड़ा है। माजिद एक शादीशुदा शख्स है और एक बच्चे का बाप भी है। वो गहरी संजीदगी से बोला, वो पीनो को लेकर अपने गांव तो नहीं गया होगा? आपकी बात में वज़न है मुंशी साहब, मैंने मुआयना खेज़ अंदाज में कहा। बशर्त ये कि माजिद वाक़ियतन शादीशुदा हो और उसकी बीवी और बेटा चक 42 शर्की में रहते हों। ये तो आप अजीब बात कर रहे हैं मलिक साहब। उसकी आंखों में उलझन नमूदार हुई। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि माजिद ने अपनी बीवी, बच्चे और गांव के हवाले से गलत बयानी की होगी? आप कभी माजिद के चक गए हैं इससे मिलने? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी।
मैं भी नहीं गया, मगर अब जाना लाजिम ठहरा है, मैंने पुरज़म लहजे में कहा। फिर हम वहाँ से वापस थाने आ गए। रात में इतना थक चुका था कि मैं जाके अपने क्वार्टर में सो गया। अगली सुबह मैं कांस्टेबल आफ्ताब के साथ चक 42 शर्की रवाना हो गया कि रास्ते में कांस्टेबल आफ्ताब ने बताया कि मलिक साहब, कांस्टेबल जुनैद आपको तलाश कर रहा था। मैं आपको बताना भूल गया। मैंने उससे पूछा कि वो मुझे क्यों तलाश कर रहा था, तो इसके जवाब में आफ्ताब चुप होकर बैठ गया। गुज़िश्ता रोज़ दौरा जमनाबाद में जुनैद खान तमाम वक्त मेरे साथ था, माँ सिवाय जब मैं अव्वल पीनों के गमज़दा वालिदैन से और दोयम ज़ेबाइश टेक्सटाइल मिल्स के मुंशी अब्दुल जब्बार से गुफ्तगू शुनीद में मसरूफ़ रहा था। मुझे अच्छी तरह याद था कि ज़ेबाइश टेक्सटाइल मिल्स का रुख करने से पहले मैंने जुनैद खान और कोचवान अली मोहम्मद को समोसा प्लस पकौड़ा दावत उड़ाने का हुक्म दिया था, और मुश्ताक साइकिलों वाले के घर में कदम रखने से पहले मैंने जुनैद खान को ताकीद की थी कि वो इधर उधर घूम फिर कर मालूमात इकट्ठा करने की कोशिश करे। तो क्या जुनैद खान को गुमशुदा पीनों के हवाले से कोई अहम बात पता चली थी? मेरे जहन में एक ताकतवर ख्याल ने जन्म लिया, और गुज़िश्ता रात जुनैद खान यही बात मुझे बताने के लिए बेचैन हो रहा था। मैंने अपने जहन को तसल्ली दी, अब जो भी है वापस थाने पहुंचकर देख लेंगे। फिलहाल मुझे चक 42 शर्की पर फोकस करना चाहिए। वैगन ने हमें सड़क के किनारे एक ऐसे मकाम पर उतारा जहां से चक 42 शर्की लगभग आधे मील के फासले पर था। हमने ये मुसाफत पैदल चलते हुए तय की और बखैर और आफियत अपनी मंजिल पर पहुंच गए। माजिद का घर तलाश करने में हमें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। इस वक्त हम अवामी लिबास में थे, इसलिए चक 42 शर्की में कोई हलचल पैदा नहीं हुई, वरना अगर हम पुलिस की वर्दी में होते तो पूरे गांव में थरथल्ली मच जाना थी। माजिद के बाप मंजूर की चक 42 में किराने की दुकान थी, इसलिए भी उसके घर तक रसाई हासिल करने में हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आई थी। पूछताछ पर हमें पता चला कि इस वक्त घर पर माजिद की मां शाहिदा और उसकी बीवी सुगरा उर्फ सुग्गी मौजूद थीं, जबकि मंजूर अपनी दुकान में बैठा हुआ था। हम सीधा उसकी दुकान पर पहुंचे थे, जो कि घर के सामने वाले हिस्से में थी। मेरा नाम सफदर अली है और ये मेरा दोस्त आफ्ताब हुसैन है, मैंने मामूली से रद्द बदल के साथ तारुफ कराते हुए मंजूर को बताया। हम हाफिजाबाद में रहते हैं और तुम्हारे बेटे माजिद से मिलने के लिए आए हैं। मंजूर की उम्र 55 के करीब करीब रही होगी। वो गंदुमी रंगत और आम सी शक्ल सूरत का मालिक एक सादा तबीयत इंसान था। इसके सर का दरमियानी हिस्सा बालों से फारिग था। खोपड़ी के गिरदा गिर्द छिद्रे बालों की झालर नजर आ रही थी। मंजूर ने उलझनज़दा अंदाज में बारी बारी हम दोनों के चेहरों का जायजा लिया, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप माजिद से किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? बुजुर्गों, आपने हमें इसलिए नहीं पहचाना कि आज से पहले कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, मैंने बड़े रसान से कहा, और जब माजिद सामने आएगा तो सिलसिला भी बता देंगे। मेरे अंदाज में अच्छी खासी चुभन पाई जाती थी। मंजूर ने तशवीश भरे अंदाज में इस्तफसार किया, सब खैरियत तो है ना चाचा मंजूर? आफ्ताब ने माजिद के बाप की आंखों में देखते हुए कहा, अभी तक तो खैरियत नहीं है। माजिद हद से चढ़ गया तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि खैरियत हो जाएगी। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने बोझा सांस खारिज की, फिर कड़े लहजे में पूछा, माजिद है कहाँ? क्या वो घर के अंदर छुप कर बैठा हुआ है? इसे बाहर निकालो, वरना हमें ज़बरदस्ती तुम्हारे घर में घुसना पड़ेगा। आफ्ताब के जारहाना अंदाज ने मंजूर को बौखला कर रख दिया। उसने फिक्रमंदी से पूछा, माजिद ने ऐसा क्या कर दिया है? वो जमनाबाद से एक कुड़ी अगवा करके यहाँ लाया है, मैंने कहा, और हम तीनों नामी इसी कुड़ी को बरामद करने और तुम्हारे बेटे को गिरफ्तार करने यहाँ आए हैं। अब बात आई समझ में? तब तो आप लोगों का ताल्लुक पुलिस से है? वो परेशानी भरे लहजे में बोला। ठीक समझे, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है, मैं थाना इंचार्ज हूँ और ये कांस्टेबल आफ्ताब अहमद है। जमनाबाद मेरे थाने की हुदूद में आता है, इसीलिए हम माजिद की तलाश में इधर आए हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो बेचारगी से बोला, ये जमनाबाद है कहाँ और मेरे बेटे का किसी पीनों से क्या वास्ता? जमनाबाद ज़िला गुजरानवाला का एक नवाही गांव है, जो जीटी रोड के किनारे ज़ेबाइश टेक्सटाइल मिल्स के अकब में वाक़ है। पीनो इसी गांव में रहती थी और माजिद पीनो के घर में एक किराएदार की हैसियत से क़याम पजीर था।
22 फरवरी की दोपहर माजिद और पीनो चमनाबाद से गायब हो गए थे, यानी सिर्फ 2 दिन पहले। मैं सांस हमवार करने के लिए थमा, फिर सनसनाते हुए लहजे में इजाफा किया, क्या इतनी तफसील काफ़ी है या? मैंने मायनाखेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो मंजूर किराना फरोश इज़्तिरारी अंदाज में बोला, यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई है जी। गलत फहमी? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में सवाल किया, क्या मतलब है तुम्हारा? वो जी, वो बात दरअसल ये है कि मंजूर वजाहत करते हुए बोला, मेरा बेटा माजिद कभी चमनाबाद नहीं गया और इसे किसी के घर में किराए पर रहने की भी ज़रूरत नहीं। वो तो जब से पैदा हुआ है इधर इसी घर में रह रहा है। इस परचून की दुकान में वो मेरा हाथ बटाता है। वो इस वक्त दुकान के लिए सौदा वगैरह लेने नज़दीकी शहर गया हुआ है। बस अब वो वापस आने ही वाला है और आप पता नहीं मेरे बेटे पर कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मंजूर की इस सनसनीखेज वजाहत ने मेरा तो दिमाग घुमाकर रख दिया था। मैं अपने जहन में जो कहानी लेकर चक बयाली शर्की पहुंचा था वो यकलक कल्टी हो गई थी, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। लिहाजा मैंने मंजूर पर तेज़ और तुंद सवालात की बौछार कर दी। मंजूर, क्या तुम इस बात से इनकारी हो कि माजिद की उम्र लगभग 27 साल है? वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए मैं इनकार नहीं करूँगा। माजिद की बीवी का नाम सूरा है, लेकिन सब उसे सुग्गी कहकर पुकारते हैं। मैंने इस्तफसारात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, सुग्गी इस वक्त कमोबेश 25 साल की है। जी, ये सब भी ठीक है, उसने असबात में सर हिलाते हुए जवाब दिया। माजिद तुम्हारी अकलौती औलाद है, मैंने कहा, और तुमने 5 साल पहले उसकी सुग्गी से शादी की थी। इन दोनों का एक बेटा है जिसका नाम तारिक है। इस वक्त तारिक की उम्र 3.5 साल है। मंजूर ने हैरत भरी नज़र से मुझे देखते हुए पूछा, आपको हमारे बारे में ये सारी बातें कैसे पता चली हैं थानेदार साहब? इस दौरान में चक बयाली शर्की के चंद वसनीक भी वहां जमा हो गए थे और बड़ी दिलचस्पी से हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रहे थे। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा चाचा मंजूर, मैंने जज्बात से आरी लहजे में कहा। पहले तुम मेरे इंटरव्यू में पास होकर दिखाओ। मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे जो पूछा है वो गलत है या सही? 100% सही है जनाब, वो तस्दीक करते हुए बोला। तो फिर तुम इस बारे में क्या कहते हो? मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा। कि तुम्हारा बेटा माजिद ताना मास्टर है। वो 1 साल पहले रोजगार के सिलसिले में चमनाबाद की तरफ निकल गया था। उसने ज़ेबाइश टेक्सटाइल मिल्स में मुलाजमत इख्तियार की और चमनाबाद में मुश्ताक साइकिलों वाले के घर का एक कमरा किराए पर हासिल कर वहाँ रहने लगा। फैक्ट्री से माजिद को 50 रुपये माहवार तनख्वाह मिलती है। वो हर माह की 7 तारीख के बाद आने वाले हफ्ते और इतवार को यहाँ चक बयाली शर्की आप लोगों से मिलने आया करता है और पीर यानी सोमवार की सुबह वो वापस अपनी नौकरी पर रवाना हो जाता है। इनमें से कोई एक बात भी दुरुस्त नहीं है थानेदार साहब, वो बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो इन लोगों से पूछ लें। उसने अपनी दुकान के सामने जमा होने वाले निस्फ दर्जन से ज़्यादा अफराद की जानिब इशारा करते हुए कहा, ये सब माजिद को बचपन से जानते हैं जनाब। हिजुम के रिएक्शन ने मेरी हैरत को उलझन में डाल दिया। वो सब मंजूर के मौक़िफ़ की तायीद कर रहे थे, यानी मंजूर के अकलौते बेटे माजिद ने कभी चमनाबाद का रुख किया था और न ही ज़ेबाइश टेक्सटाइल मिल्स में कभी मुलाजमत की थी। इन हालात के पेश नज़र माजिद के पीनों को भगा ले जाने का कोई जवाब नहीं बनता था। फिर वो कौन शख्स था जिसकी तलाश में हम चक बयाली शर्की पहुँचे थे? उधर ये ख़तरनाक सवाल मेरे जहन में उभरा, इधर बेसाख्ता मेरी ज़बान से निकला। तो फिर मुश्ताक साइकिलों वाले की बेटी पीनों को कौन भगा कर ले गया है? वो जो कोई भी था, उसने चमनाबाद और ज़ेबाइश मिल्स में मुलाजमत इख्तियार करते हुए अपना नाम माजिद क्यों बताया?